हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज फिर थियरी वाली जो क्लास आपकी साइंस की रेलवे ग्रुप डी स्पेशल, उसमें आपको क्या बताया जाएगा। जो अगला चैप्टर है वो है प्रकाश, ठीक ना। वो क्या है चैप्टर प्रकाश। और आपको पता होगा यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? क्वेश्चन भी बनते हैं और थियरी भी आपको बता रहे हैं और क्वेश्चन बता रहे हैं। और अभी आपको बताएंगे कि क्या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, गोली दर्पण और उसका उपयोग क्या होता है, और एफ और आर में संबंध बताएंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताएंगे, प्रतिबिंब खींचने के नियम से। और यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब का बनना, भाई यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रतिबिंब का बनना से, ठीक है ना। तो एफ बी और यू में संबंध बताया जाएगा, संगमी फोकस क्या होता है और रेखी आवर्धन क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रकाश आखिर होता क्या है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ये बताइए कि कहा जाता है कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले बताए कि आपको कोई वस्तु क्यों दिखती है। अगर हम आपसे पूछें कि आपको वस्तु कोई क्यों दिखती है, तो आप कहेंगे अरे भाई आंख है तो इस वजह से दिखती है। नहीं, आंख के वजह से नहीं दिखती है, तो फिर प्रकाश की वजह से दिखती होगी। बिल्कुल नहीं, प्रकाश की भी वजह से नहीं दिखती है। तो दिखती कैसे है वो समझिए। जब मान लेते हैं, देखिए ये सूर्य, ठीक ना, तो सूर्य और एक वस्तु है, ठीक ना, और यहां पर मान लेते हैं आपकी आंखें। क्या ये है आपकी आंख। अब होता क्या है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ती हैं, ठीक ना, तो ये वस्तु उन किरणों को, कुछ किरणों को हमारी आंखों की ओर संवेदित करता है, भेजता है। क्या करता है? भेजता है। और तब जाकर के वो हमें वस्तु दिखाई देती है। नहीं समझ रहा तो ऐसे देखिए, मान लीजिए देखिए यहाँ पर प्रकाश है ना यहाँ पर, तो ये वस्तु आपको दिख रही होगी। अब बताइए ये अब दिख रही है? अब तो नहीं दिख रही होगी। तो अब बोलेंगे कि आप सामने हैं तो कैसे दिखेगी? अरे भाई इस वजह से नहीं, अब यहां पर भी प्रकाश है, आपकी आंखें अभी भी हैं, लेकिन वस्तु क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अब ये जो वस्तु पर जो किरणें पड़ रही हैं प्रकाश की, ये हमारी आंखों को नहीं भेज पा रहा है। इस वजह से हमें वस्तु नहीं दिखा रही है। समझ में? तो बातें आपको समझ में आएगा कि प्रकाश रीजन नहीं है। रीजन क्या है कि सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता, फिर वो वस्तु उस किरणों को अपनी हमारी आंखों की ओर भेजता है, तब जाकर के हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक ना। तो कहा जाता है, इसका मतलब है प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? एक प्रकार की, सबसे पहले तो ये ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। परिभाषा नहीं पूछा जाता है, तो पूछा क्या जाता है, देखिए इसका तरंग दैर्ध्य। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसका तरंग दैर्ध्य कितना है? तो 3900 एंगस्ट्राम से 3900 एंगस्ट्राम याद रखिएगा, और 39 का दोगुना करिएगा तो 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। और बात करा जाए अगर प्रकाश की चाल का, तो कितनी बार बताएं इसके पहले वाले क्लास में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वो होती है निर्वात में, फिर किस में होती है? गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में। तो सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और सबसे कम किस में होती है? ठोस में। तो ये आपने प्रकाश के बारे में कुछ जाना कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक ना, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। और तरंगदैर्घ्य इसका 3900 से 7800 एंगस्ट्राम होता है। और चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में इसकी चाल अधिक होती है और ठोस में इसकी चाल कम होती है। और ध्वनि इसी का उल्टा होता है। इसका मतलब है कि ध्वनि का निर्वात में जो चाल होता है वो क्या होता है? सबसे कम। फिर किस में? गैस में, फिर किस में? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ध्वनि इसका उल्टा होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, और निर्वात में सबसे कम। ये हो गया आपका प्रकाश के बारे में, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से ही बताया जाएगा, आपको बहुत डिटेल परिभाषा नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो समझने की जरूरत पड़ेगी उसको तो बताना ही पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपका प्रकाश। अब बात करें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए ठीक है, ये देखिए ये क्या है? एक सतह है, खुरदुरा सतह या पालिशदार तल कह सकते हैं आप। कैसा तल? पालिशदार। कैसा? पालिशदार तल या चिकना तल। कौन सा तल भाई? चिकना तल।
अब देखिए, जब सूर्य के प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरण, ठीक ना, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पालिशदार तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या, फिर उसी ओर भाग जाती है। ठीक है, तो जब और जो किरण गिरती है इसी को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। और जो जाती है इसी को हम कहते हैं निर्गत किरण या परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित हो रही है ना, परावर्तित किरण। तो कहा जाता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात उसका कुछ भाग मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और ये जिस बिंदु पर गिरती है ये क्या है? ये कौन सी बिंदु है? आपतन बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपतित किरण जिस चिकने तल पर जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु के लंब रूपरेखा को, कैसा? लंब रूपरेखा। ये लंब रूपरेखा ना, इसी को कहते हैं हम अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है ना, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। कौन सा कोण है? आपतन कोण। ठीक ना। और जो परावर्तित किरण है, मान अभिलंब और परावर्तित किरण, ये वाला जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच है ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। कौन सा है? परावर्तन कोण। ठीक ना। तो देखिए आपको परिभाषा भी समझ में आ रहा है और ये समझ में आ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आप थ्योरी समझिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्योरी क्या कर रही है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पलिशदार तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु पर परावर्तन हो रहा है। ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु है परावर्तन का, ये वाला बिंदु। परावर्तन के पश्चात कुछ भाग उसका मुड़ जाता है और इसी घटना को हम परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है। और आपका आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु के लंब रूपरेखा को अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना भाई साहब। चलिए, ये हो गया आपका यहां तक। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम है। पहला यहीं पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये देखिए आपतन बिंदु पर अभिलंब है ना, ये वाला। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, या तीनों कह सकते हैं कागज के तल में होते हैं या चिकने तल में होते हैं। क्या क्या बोले हैं? आपतित किरण, क्या? आपतित किरण और क्या? आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और यही क्या होता है? इसका नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है। और दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपतन कोण का मान किसके बराबर है? तो परावर्तन कोण के बराबर है। और ये आपको प्रक्रिया अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको जो प्रतिबिंब में जो बनना होता है वो देखते ना, कहता ना कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। समझ में नहीं आता यार क्या करें, है ना। जो साइंस वाले लड़के होते हैं वो तो पूरा आराम से बता लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक ना। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो सेकंड पार्ट है प्रकाश का परावर्तन वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहीं पर आपको प्रतिबिंब भी बता देते हैं। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक वास्तविक और एक आभासी। यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसी वजह से यहीं पर बता दे रहे हैं आपको। ठीक ना। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात जाती है। अगर परावर्तन के पश्चात मुड़ करके जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जाती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या बोले हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात अगर वह किसी बिंदु पर जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर जाती हुई प्रतीत होती है, लगती है, तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। और अभी ये इस वजह से बताया वास्तविक और आभासी का, क्योंकि जब आप प्रतिबिंब को जान गए हैं तो अभी जब गोली दर्पण पढ़ेंगे तो गोली दर्पण में आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जबकि उत्तल दर्पण में आभासी। समझ में ना, इसी वजह से प्रतिबिंब का परिभाषा बताएं। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का परिभाषा को आप एक बार थोड़ा सा देख ले तो प्रतिबिंब भी क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं गोलीय दर्पण। ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, चलते हैं अगले हेडिंग पर, गोली दर्पण पर आते हैं। अब देखते हैं गोली दर्पण आखिर क्या है। तो गोली दर्पण क्या होता है, ये कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ये कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक ना, जो अगली हेडिंग है चौथी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर दो फिगर बनाते हैं। ठीक ना, ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा सतह पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए फिगर कैसे बना रहे हैं। ये क्या है, ये जानते हैं क्या है, ये कलई किया गया तल है, कलई या लाल ऑक्साइड। ठीक ना, लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया। ठीक ना, कलई किया गया तल। अरे भाई, कभी शीशा, जो आप बाल उल झाड़ते हैं तो शीशा को कभी उसमें से निकाल करके देखिए, जो फ्रेम होता है तो पीछे देखते होंगे लाल ऑक्साइड चढ़ा होता है उस पर। ठीक ना, उसी को कहते हैं कलई किया गया। ठीक ना, ये जो होता है, ठीक ना, ये है M1 और M2। ठीक ना, ये है आपका P, ये है F और ये है C। ठीक है, अब ये जो C होता है ये क्या होता है, ये है वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। समझते चलिएगा, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। और ये है मुख्य फोकस। क्या है भाई साहब, मुख्य फोकस। ये क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। वैसे यहां पर होगा, ये है आपका, ये P है, और ये क्या है, F, और ये क्या है, C माने वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और F माने मुख्य फोकस। क्या, मुख्य फोकस। और P माने ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। और ये M1 M2। और ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। अभी समझिएगा। ठीक ना, अब ये हुआ कि भाई ये कौन सा दर्पण, हमें पहचानेंगे कैसे कि दर्पण कौन सा है। ठीक है, हमने बता दिया कि दर्पण एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। कोई बात नहीं, एक ये दर्पण है, एक ये दर्पण, तो है कौन सा दर्पण, है ना। तो अब बता रहे हैं आपको कि जब परावर्तन दबे हुए तल से हो, परावर्तन कहां हो, दबे हुए तल से हो, तो अवतल दर्पण। परावर्तन दबे हुए तल। अब देखिए परावर्तन किधर होगा, ये तो कल ही कर दिया गया, तो परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा ना। तो परावर्तन मतलब जब प्रकाश की किरण हम यहां से भेजेंगे तो ये बताए परावर्तन होगा कि नहीं होगा। जैसे जब प्रकाश की किरण इस पर जाएगी तो क्या होगा, वो किरणों को मोड़ेगी। अभी हम आपको बताएं चिकना तल है, ये चिकना तल है ना, तो किरणों को मोड़ेगी ना, तो परावर्तन यही से होगा। तो जब परावर्तन दबे हुए तल से हो, किसमें, दबा हुआ तल, किसमें, दबा हुआ तल, तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। और अगर परावर्तन उभरे हुए तल से, देखिए उभरे हुए तल से, इसमें इधर से किरण जाती है, तो जब परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, कौन सा तल, उभरे हुए तल से होता है। आपको क्या बता रहे थे कि जो
उभरा हुआ तल होता है, ठीक है ना, जहां से परावर्तन उभरे हुए तल से अगर हो रहा है तो इसका मतलब है वो कौन सा दर्पण है, वो है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो ये हम आपको बता रहे थे। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अभी आपने ये समझ लिया कि परावर्तन अगर दबे हुए तल से हो रहा तो अवतल दर्पण, और उभरे हुए तल से हो रहा तो उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब बात करा जाए कि इसका उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, ठीक ना। चलो आप अवतल दर्पण का उपयोग बता देते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर, वो आंख, कान, नाक, ये सब जो है ना, आंख, कान, नाक, इन सभी में जब जैसे मान लीजिए कान आपका खराब हो गया, ठीक ना, तो वो उस अंगों को ढंग से देख पाए तो उस समय अवतल दर्पण के माध्यम से एक किरणों को यहां पर एक जगह एकत्रित करते हैं, क्योंकि इसमें एक अपसारी प्रकृति होती है। कौन सी? अपसारी, अपसारी प्रकृति, और उसमें होती अभिसारी प्रकृति। वो किरणों को दूर दूर भेज देता है और ये क्या करता है, किरणों को एक पास करता है, मुख्य फोकस पर आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और अगर इसमें बात करा जाए तो जो ड्राइवर अपने शीशे, अब देखते हो ना, जो ड्राइवर क्या करता है, अपने बगल में एक शीशा लगा रहता है, जब गाड़ी चलाता है ना तो अपने बगल में एक दर्पण लगा रहता है, शीशा लगा रहता है। वो कौन सा दर्पण होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना। दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा अगर बात करा जाएगा तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ये सब लिखते चलिएगा, ठीक ना। जो गली मोहल्ले में जो लाइट होती है, गली मोहल्ले में जो लाइट होती है वो कौन सी लाइट होती है, वो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। और जो रेलवे में होता है लाइट यूज, सर्च लाइट, ये सब में कौन सा यूज होता है, वो होता है अवतल दर्पण। तो आपको उपयोग भी बता दिए। अच्छा, जरा यहीं पर एक चीज और देखिएगा, ये देखिए यहां से जरा सा समझिएगा। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। समस्त दूरियां कहां नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। कहां से, दर्पण के ध्रुव से। आज जो प्रकाश जो परावर्तन करने के लिए प्रकाश की किरणें जो डाली जाती है वो सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ये भी एक नियम है, ठीक ना। जो प्रकाश की किरणें कहां से डाली जाती है, बाईं ओर से। कहां से, बाईं ओर से, ठीक है ना। और दूरियां नापी कहां जाती है, ध्रुव से। ये जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, बाद में काम कर पड़ेगा, ठीक ना। ध्रुव से। तो जब यहां से दूरी नापी जाएगी तो यहां से लेकर के जो यहां तक इसकी जो दूरी होती है, ठीक ना, वो होती है छोटा एफ, स्मॉल एफ, और इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसका मतलब है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, स्मॉल आर। यहां से लेकर के दर्पण के ध्रुव और, सॉरी ये कहां गया, यहां है, यहां है, यहां आर, ठीक ना, ये है जो, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, ये जो इतनी दूरी एफ है, यही एफ ये भी है, इसका मतलब ये भी एफ ही है, उतनी ही दूरी पर होता है। तो अगर बात करा जाए कि आर बराबर, तो ई बताइए, हम आर बराबर लिख सकते हैं एक एफ यहां और एक एफ यहां, तो आर बराबर हम एफ प्लस एफ लिख सकते हैं कि नहीं, और सी को लिख सकते हैं 2f, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ई बताइए 2f बराबर आ गया आर, तो एफ बराबर क्या आ गया आपका, r/2, एफ बराबर r/2। और अगला देखिए जरा आपका संबंध, इसी वजह से बोले ना कि फिगर समझिएगा, तो एफ बराबर r/2 संबंध आ गया। एफ और आर में संबंध क्या आ गया, एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और देखिए यहां पर आपको क्लियर भी हो रहा है, ये जो पी से लेकर के जो एफ की दूरी है यही है क्या, स्मॉल एफ, और ये भी है स्मॉल एफ, और टोटल दूरी क्या है, स्मॉल आर, ठीक ना। तो छोटी छोटी जो एफ दूरी है वो बड़े कैपिटल आर के रूप में है। तो यही हो गया एफ बराबर r/2, ठीक है ना। आपका वो भी संबंध बता दिए। अब इसी समय को हम आपको और बता देते हैं कि जो संयुग्मी फोकस होता है वो क्या होता है, जब किसी बिंदु का, सॉरी, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके बिंदु पर पड़े और उसका प्रतिबिंब इस पर पड़े, उसी को हम कहते हैं एक दूसरे का संयुग्मी फोकस पड़ रहा है, ठीक है ना।
अच्छा, तो संयुग्मी फोकस की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, तो पूछा क्या जाता है वो देखिए कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में होता है। संयुग्मी फोकस, ये सब लिखते जाइएगा, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता है संयुग्मी फोकस। उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होता है, तो संयुग्मी फोकस किस में होता है? इसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, संयुग्मी फोकस से यही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है, इसी में संयुग्मी फोकस का लिख दिए, परिभाषा नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा था कि बताइए निम्न से किस दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। ऑप्शन दिया था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई दर्पण नहीं। तो क्या? अवतल दर्पण में। और इसी से मैं बता दें कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखे रहेगा, ये भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या क्या पता चल गया? देखिए, गोली दर्पण के बारे में भी आपने जान लिया, उसका उपयोग भी जान लिया, एफ और आर में संबंध भी हमने आपको बता दिया, संयुग्मी फोकस भी बता दिया। अब हम आपको बताते हैं एफ भी यू में संबंध और रेखीय आवर्धन। ठीक ना? अच्छा, यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है वो जरा देखिए। देखिए, बड़ा ज्यादा हो गया इसमें, ऐसा ना? ठीक है, यहीं से समझिए, आपको समझ में आ रहा होगा। जो प्रतिबिंब अगर इसके मुख्य अक्ष के अगर ऊपर होगा, प्रतिबिंब कहां होगा? अगर ऊपर होगा तो उसे धन माना जाता है, और नीचे बनेगा तो उसे ऋण माना जाता है। ऋण माना जाता है, चिन्ह। ठीक है ना? अगर ऊपर होगा तो धन और नीचे होगा तो ऋण। और आपको बता दें कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन का फार्मूला, परिभाषा क्या हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई क्या कहलाती है? रेखीय आवर्धन कहलाती है। और अगर हम प्रतिबिंब मान लेते हैं, माने आई आई डैश, तो आई आई डैश बटा ओ ओ डैश बराबर क्या होगा? माइनस भी बटा यू। ये फार्मूला होता है। अभी क्या होता है वो अभी बता रहे हैं। ठीक है ना? भी क्या होता है, तो ये इतना समझ में आया। अच्छा रुकिए, अभी हम आपको ये जो एफ भी और यू फिर से बना करके और ये रेखीय आवर्धन फिर से बना करके आपको समझा रहे हैं। ये चीजें इतना समझ में आया होगा ना? ठीक है, उसके बाद से एक हेडिंग आपकी लास्ट बचेगी, प्रतिबिंब खींचने के नियम और प्रतिबिंब, और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं और इस पर सवाल आता है। ठीक ना? इन पर सवाल आता है। ठीक है, इसको आप जो बोले हैं उसको आप नोट करते जाइएगा। चलिए आते हैं फिर से इसी फिगर को फिर से एक बार बनाएंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं फिर से इसमें क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला? हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है, जरा बताइए क्यों अवतल दर्पण? क्योंकि इसका परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है। क्योंकि परावर्तन दबे हुए तल, फिर ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। ये क्या है? ध्रुव है ना? और ये क्या है? मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। और ये दर्पण है M1 M2, है ना? और फिर क्या है? वक्रता केंद्र। और यही हम बोले थे स्मॉल एफ है। क्यों? और ये क्या है? फोकस दूरी, है ना? और यहां से लेकर के दर्पण के ध्रुव से सी तक की दूरी को क्या कहेंगे हम? स्मॉल आर। वक्रता त्रिज्या। ये सब तो अभी आपको बताए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए ये सब चीजें। ठीक है ना? अब देखिए, अगर मान लेते हैं हम इस पर एक वस्तु कोई रख रहे हैं मुख्य अक्ष पर। किस पर? मुख्य अक्ष पर। ये एक वस्तु है ओ ओ डैश, और अगर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, मान लेते हैं यहां आई आई डैश, तो जो दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है वो होती है u। क्या होती है? u। ये वस्तु की दूरी होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है? u। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है भाई? तो प्रतिबिंब की दूरी होती है v। वो कहाँ है? p से लेकर के i तक की। ये p से लेकर के i तक की दूरी, ये है प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक है, और फोकस दूरी क्या है? P से लेकर के F की दूरी, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी, ये है स्मॉल f, छोटा f। ठीक है ना?
अब बताइए, अवतल दर्पण में अभी हमने आपको बोला कि समस्त दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो अब देखिए, जो किरणें होती हैं वो बाईं ओर से डाली जाती हैं, तो किरणें बाईं ओर से डाली जा रही हैं और ये नापा जा रहा दाईं ओर से। तो अगर इसमें बात करा जाए यू, किसमें? अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण पढ़ रहे हो ना, अवतल दर्पण पढ़ रहे हो ना, तो अवतल दर्पण में यू की बात करा जाए तो ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। जब सवाल लगावाएंगे आपको तो हम आपको बता देंगे, ठीक ना। तो यू क्या होता है? ऋणात्मक। अभी भी तो पी से इधर नापा जा रहा है, जो क्या नाम है, किरण जो डाला जा रहा है इसको उल्टा नापा जा रहा है, तो भी क्या होगा? ऋणात्मक। और एफ भी क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन वहीं पर उत्तल दर्पण में आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो है वो देखिए ये है, यहां जल्दी में बनाते हैं। तो एफ है और ये सॉरी पी है, एफ है और सी है। तो किरणें यहां से डाली जा रही हैं, ठीक है ना, किरणें यहां से डाली जाती है ना, तो क्या है? और ये जो दूरी है ये है एफ, और क्या है? ये वस्तु इधर रखा जाएगा, प्रतिबिंब ध्रुव के इधर बनता है। तो इसमें क्या होता है? जो एफ होता है और यू होता है, ठीक ना, ये ऋणात्मक होता है, लेकिन भी होता है धनात्मक, क्योंकि ये प्रतिबिंब इधर बनता है। तो देखिए उधर उसी दिशा में बन रहा है, अब वस्तु कहां रखी गई है? उल्टे दिशा में। तो यू क्या होता है? ऋणात्मक, और एफ भी होता है ऋणात्मक, लेकिन भी होता है धनात्मक। ये याद रखे रहिएगा, इसी से तो सवाल कंफ्यूज हो जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। और अवतल दर्पण में तीनों ऋणात्मक होती है और इसमें भी धनात्मक होता है, यानी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, बाकी दोनों ऋणात्मक होती है। ये याद रखे रहिएगा। और अभी हमने बोला कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष के अगर ऊपर रहेगा तो धनात्मक माना जाता है और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। ये चीजें यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहीं से हम आपको तुरंत फार्मूला बता देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दोनों दर्पण के लिए, अवतल और उत्तल दोनों के लिए फोकस दूरी निकालने का सूत्र है ये। 1/f बराबर 1/v धन 1/u, ठीक है ना। आपको सवाल और वो जो आपको सवाल और इसके कुछ क्वेश्चन आपको अगले सेशन में करा दिए जाएंगे, ठीक ना। आज का सेशन पहले थियरी वाला क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं तो कराए जाएंगे, निश्चित ही कराए जाएंगे। तो 1/f बराबर 1/v धन 1/u हो गया। तो आपने समझा कि कैसे ये आया है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना, ठीक ना, ये जानना ये चीजें। चलिए, और यहीं पर रेखीय आवर्धन की बात करें तो अभी हमने आपको बोला है कि प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। और रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन को हम कहते हैं यम। क्या कहते हैं? यम। तो यम बराबर होता है -v/u। आपको देखिए 3 फार्मूले मिल गए, एक f बराबर r/2 मिल गया, एक 1/f बराबर 1/v धन 1/u मिल गया, और एक मिल गया m बराबर -v/u। और इन्हीं तीनों के सहायता से आप कोई सा भी सवाल लगा सकते हैं। तो ये तीनों आपको मिल गए। तो आपका क्लियर क्या हो गया? एक ये संबंध भी क्लियर हो गया और आपका रेखीय आवर्धन भी क्लियर हो गया। और संयुग्मी फोकस तो हमने आपको बताया ही है कि एक इसमें अवतल दर्पण में संभव है। अब आते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम पर, ठीक ना, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम पर, देखते हैं प्रतिबिंब खींचने का नियम क्या है और जो क्वेश्चन बनते हैं ना वहां से अभी देखिएगा आप कैसे लगाएंगे, ठीक ना। जो क्वेश्चन बनते हैं ना उसको में आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिर याद करने की अगर जरूरत पड़े तो फिर क्या फायदा हम लोगों का भी मेहनत करने का, ठीक है। आइए देखते हैं छठी वाली हेडिंग, सब तो हो गया, बस एक लास्ट हेडिंग बचा, ठीक ना। तो प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम हैं? 3 नियम। यहां पर पहले बना देते हैं अवतल दर्पण, ये क्या है? P है। अब तो रटाई क्या होगा? ये F है और ये क्या है? C है। तो प्रतिबिंब खींचने के पहला जो नियम है वो क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, इस पर बनाते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है।
पहला नियम क्या बोले कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन माने मुड़ने के पश्चात, मुड़ रहे ना वहां, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाती है और दर्पण पर गिरती है, देखिए दो किरण बना दिए, दर्पण पर गिरती है तो उसी मार्ग से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दूसरा नियम क्या बोले कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरती है और दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जाती है। ठीक है। और तीसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात ये जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो तीन नियम है और इन्हीं तीनों से खींचे जाते हैं। पहला नियम क्या हमने बोला कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण पर गिरने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, सॉरी हाँ, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। और जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर के दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है। तीसरा क्या बोले हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये तीन नियम है ना, ये तीन नियम है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब खींचने का नियम तो बता दिया, अब प्रतिबिंब बनाने का नियम कैसे बनता, कहाँ बनता है, तो जरा आइए देखते हैं। सबसे पहले ठीक ना 6 कंडीशन आपके हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 5 लिखते हैं, छठे को अभी लास्ट में देख लिया जाएगा। ठीक ना। चलिए आइए ले चलते हैं। सबसे पहले ये बताइए, अच्छा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो हम आपको फिर से एक बार और बनाते हैं। ठीक ना, वो प्रतिबिंब खींचने का नियम क्लियर हो गया। ठीक है ना, फिर से हम आपको बनाते हैं ताकि चीज़ों को समझ पाए, और यही क्वेश्चन आता है, इस वजह से आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक ना, ये हो गया P, ये हो गया आपका F और ये हो गया C। और अगर बहुत दूर कोई वस्तु है तो मान लेते हैं वो अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। और क्या है, मुख्य अक्ष। और P क्या है, ध्रुव है। F क्या है, मुख्य फोकस है। और C क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा समझिएगा, अभी गलत पढ़ाएंगे थोड़ी देर, लेकिन बाद में उसको सही करा देंगे। तो गलत क्या पढ़ाएंगे, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रहेगा, वस्तु, तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर, बहुत दूर। कहाँ रहेगा, अनंत पर, बहुत दूर। तो वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर। ये वस्तु की स्थिति पढ़ा रहे हैं पहले, फिर इसके बाद से हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ा जाएगा। वो क्वेश्चन पूछता है ना कि वस्तु अगर अनंत पर रहेगा तो बताओ प्रतिबिंब क्या बनेगा, या इसकी प्रकृति क्या होगी, सब अभी बता देंगे आप। प्रकृति क्या होगी, क्या लिख रहे हैं हम, प्रकृति क्या होगी, ये ठीक है, नहीं ये भी नहीं ठीक है, हाँ ये ठीक है, प्रकृति क्या होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हमने बोला कि वस्तु अगर अनंत पर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर, सबसे पहले अनंत पर। उसके बाद से ही बताया जब अनंत से दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब हम अनंत से कुछ नजदीक आएंगे ना, दर्पण के कोई नजदीक आएंगे तो कहाँ आएंगे, अनंत और C के बीच में आएंगे, अनंत और C। ठीक ना। और यहाँ पर हम आपको बताइए कि P क्या है, ध्रुव है, F क्या है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है, और C क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, समझिएगा। अनंत और C के बीच में तीसरी बार क्या जाएगा, C पर चला जाएगा। दूसरी बार अनंत और C के बीच में, एक बार तो अनंत पर था, फिर अनंत और C के बीच में आया, फिर इस बार कहाँ जाएगा, C पर। फिर C के बाद से कहाँ चल, अब आगे बढ़ेगा ना, यहाँ से बढ़ता जा रहा ना वो आगे, पहले अनंत पर था, फिर अनंत और C के बीच में, फिर C वाले चौराहा पर आया, फिर C और F के बीच, C व F के बीच, फिर कहाँ आएगा, F पर, फिर कहाँ आएगा, F पर। और उसके बाद की जो छठी स्थिति वही अभी हम छोड़े हैं, बस इतना आप तैयार करिए पहले। ठीक ना। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले का पचवा, इसका मतलब है क्या, यहाँ पर लिख दें हम, पहले का पचवा का मतलब हम बोल रहे हैं, पहले का पचवा यानी F लिखिए यहाँ पर। दूसरे का चौथा यानी क्या लिखेंगे, C व F। तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा यानी अनंत और C, और पांचवें का पहला अनंत। ये समझ में आया कि नहीं आया,
एक बार और मिटा करके आपको समझाते हैं। हमने क्या बोला, पहले का पांचवा इसका मतलब है एफ, दूसरे का चौथा है ना, पहले का पांचवा दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा यानी सी व एफ, तीसरे का तीसरा ही बराबर पड़ जाएगा, और क्या क्रॉस करना है, ठीक ना, और सी और एफ, चौथे का क्या दूसरा यानी क्या अनंत और सी, और पांचवें का पहला इसका मतलब अनंत। अब देखिए आपको कहाँ याद करने की जरूरत पड़ी भाई, ना अच्छा करें वस्तु की स्थिति तो याद करनी पड़ रही है, वो भी नहीं याद करने की जरूरत पड़ी, आपको ये याद रहना चाहिए फिगर, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पी होता है, फिर एफ होता है, फिर सी होता है, फिर अनंत होता है। पहली स्थिति अनंत की, दूसरी स्थिति अनंत और सी के बीच, फिर तीसरी स्थिति सी पर, चौथी स्थिति सी और एफ के बीच, फिर पांचवी स्थिति एफ पर, छठी स्थिति को भी देखा जाएगा, ठीक है। अब उसी को हमने उल्टा कर दिया तो यह आ गया। अब हमने क्या बोला था आपको कि कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, देखिए समस्त दूरियां ध्रुव अक्ष से नापी जाती हैं, तो ये बताइए सी और एफ ना होकर के क्या होता है, एफ और सी होता है, बस यही। अब आपको याद हो गया ना, आप इसको कैसे भी कर दीजिए, बात वही है। और ये अनंत और सी ना होकर के क्या होता है, सी और अनंत, बस बाकी सब सही है। अब प्रकृति में क्या आते हैं, हर जगह लिख डालिए, हर जगह लिख डालिए वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, क्या क्या बोले हैं, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, 5 बार आप लिख डालिए वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब आप बताइए, आप खुद सोच के बताइएगा, अगर वस्तु अनंत पर रहेगी, बहुत दूर रहेगी, तो आपको कैसा दिखाई देगा, बहुत छोटा सा, कैसा, बहुत छोटा, तो क्या होगा, बहुत छोटा, कैसा, बहुत छोटा। फिर उसके बाद थोड़ा सा नजदीक आएगा तो छोटा, बहुत छोटा पहले, फिर क्या, छोटा, क्या, छोटा, फिर क्या, बराबर, क्या, बराबर, क्या, बराबर, फिर बड़ा, क्या, अब नदी कैसे आ रही है ना, अब दर्पण के एकदम नदी कैसे आ रहा है ना, तो बड़ा, आज जब एकदम सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, क्या, बहुत बड़ा। अब देखिए इसमें से आपको क्या याद करने की जरूरत पड़ रही है, जरा आप बताओ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ी है, क्या आपको बस ये स्थिति पता होना चाहिए। ये अगर ये आपको पता है तो आप ये पूरी की पूरी स्थिति, कुछ नहीं आपको याद करना है, बस आपने वस्तु की स्थिति बता दिया, उल्टा कर दिया तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गया, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा एकदम रट्टा मार लेना है, और प्रकृति का आपको खुद दिमाग लगे, सेंस होगा कि अगर बहुत लंबे वस्तु रहेगी, बहुत दूरी पर रहेगी, तो प्रकृति कैसा होगा, बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर, उससे बड़ा बड़ा बढ़ाते चले जाएगा, एक ये क्या एक क्रम में लिखा है ना, बढ़ते हुए क्रम में। अब छठी स्थिति आती है, छठी स्थिति क्या होती है वो देखिए, अब एफ और पी के बीच में जाएगा, एफ और पी के बीच में जाएगा, और जब एफ और पी के बीच में जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो ये क्या होता है, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तविक थोड़ा ना बनेगा, दिखेगा ही नहीं, तो कैसा बनेगा, आभासी, उल्टा नहीं बनेगा, ऊपर बनता है, सीधा और वस्तु से बड़ा, मतलब थोड़ा सा वस्तु से बड़ा, बस, ठीक है ना। तो एक याद कर लीजिएगा, बाकी 5 तो आपको पता हो गया ना। और उत्तल दर्पण के सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण और एफ है, मतलब जो पी और एफ के बीच में बनता है, माने दर्पण के पीछे बनता है, और हमेशा क्या बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, यही वाला स्थिति उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। तो आपको ये भी हमने आपको बता दिया, तो आपका जो प्रकाश वाला जो चैप्टर है वो आपको पूरा कंप्लीट हुआ, और आप अगर इस थियरी को समझ गए तो ये पूरी की पूरी आपको थियरी समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो आपका ये वाला भी पार्ट कंप्लीट होता है, और इसके बाद से हम आपको अगले सेशन में, अगर इसका सवाल, अगर आप सभी लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि जी इसका सवाल आता है, तो ज़रूर आपको सवाल बताएंगे, और कुछ जो क्वेश्चन होगा उसको भी करा देंगे। और बाकी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास जो चल रही है सवेरे मॉर्निंग 6 बजे, उसमें आप सभी लोग ज़रूर जुड़िए,
ठीक है ना। और देखिए कि वहां पर आपके लिए जो क्वेश्चन बताया गया है वो क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया ही क्वेश्चन है, और इसी को आपको बताया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव तरीके से, ताकि ऑप्शन को 1 न 2 4 जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज चीज़ों को समझें। क्योंकि आप देखते होंगे कि रेलवे क्या करता है, वो प्रीवियस ज्ञान का बहुत ज़्यादा रेलवे में महत्व होता है। आप देखे होंगे रेलवे में प्रीवियस ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रीवियस नॉलेज आपका जो है, ठीक ना। तो प्रीवियस नॉलेज के लिए क्या करेंगे, एक बार आप सभी लोगों ने कभी न कभी पढ़ा होगा ये सब चीजें, इसी को हम रिवाइंड करा रहे हैं आपको। एक बार आपको सभी लोगों को जल्दी जल्दी आपको पता चल जा रहा है। और अगर ये चीजें आपको लग रहा है कि बहुत स्लो में बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी मोबाइल का जो स्पीड है वो 1.25 में करके देखिए, आपको जल्दी चीजें जल्दी रहेगा, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 1.5 कर लीजिए, ठीक ना, बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।